सोच के देखिए, एक बिल्कुल सुनसान सा आइलैंड, इंडियन आइलैंड। और यही वो जगह है जहां अगाथा क्रिस्टी की शायद सबसे सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री शुरू होती है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। 10 लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक वीरान आइलैंड और एक कातिल। पर ट्विस्ट ये है कि कातिल उन्हीं 10 में से कोई एक है। यही है इस कहानी की ऐसी बुनियाद जिसे रोंगटे खड़े हो जाएं। तो सब कुछ शुरू कैसे हुआ? एक मिस्टीरियस इनविटेशन से। 10 लोग जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, उन्हें अलग अलग बहानों से, झूठे वादों से इस आइलैंड पर बुलाया जाता है। तो आखिर ये लोग हैं कौन? यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। एक रिटायर्ड जज हैं, एक फॉर्मर गवर्नेस है, एक एडवेंचर लविंग सोल्जर है। बेसिकली पूरा मिक्स है। और सबको बुलाने का बहाना भी अलग। किसी को जॉब का ऑफर, तो किसी को पुराने दोस्तों से मिलने का झांसा। एक ऐसी ऑफर जिसे कोई मना ही नहीं कर पाया। और ये सब कर कौन रहा है? एक मिस्टीरियस कपल, मिस्टर एंड मिसेस यूएन ओवन। अजीब बात यह है कि इन्हें किसी ने देखा ही नहीं है। ओके, तो सब लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बड़ा ही शानदार घर है। पर वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब चीज दिखती है। हर कमरे में एक नर्सरी राइम फ्रेम करके टंगी हुई है, 10 लिटिल इंडियंस। उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बच्चों की कविता उनके अंजाम की कहानी लिखने वाली है। सब डिनर कर रहे होते हैं और तभी अचानक एक ग्रामोफोन से आवाज आती है। लेकिन ये कोई गाना नहीं था, ये एक इल्जाम था। एक लिस्ट जिसमें एक एक करके वहां मौजूद हर गेस्ट पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया। एक ऐसा कत्ल जिसके लिए उन्हें कभी सजा नहीं मिली। सोच सकते हैं, पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा और खौफ। और बस उसी पल से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10 लोग, 10 गहरे राज और एक कातिल जो अपना खुद का इंसाफ करने के लिए तैयार बैठा है। और पहली मौत होने में देर नहीं लगती। शिकार बनता है टोनी मास्टन। वो अपनी ड्रिंक पीता है और अचानक उसका दम घुटने लगता है और वो मर जाता है। बाद में साफ हो जाता है उसकी ड्रिंक में जहर मिलाया गया था। और तभी सबका ध्यान उस कविता पे जाता है। उसकी पहली लाइन थी, एक ने अपना गला घोट लिया। बिल्कुल वही हुआ था। तब उनके दिमाग में ये खौफनाक बात बैठ जाती है कि ये इत्तेफाक नहीं है। कातिल का पैटर्न सेट हो चुका है। हर मौत उस कविता के हिसाब से होगी। और फिर अगला नंबर, दूसरी मौत। अगली सुबह घर की कुक मिसेस रॉजर्स बिस्तर से उठती ही नहीं। वो अपनी नींद में ही मर चुकी थी। कारण स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज। सुबह तो होती है, पर उन्हें लेने वाली बोट नहीं आती। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। वो सब उस आइलैंड पर फंस चुके हैं, कैद हैं। और अब हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है, क्योंकि एक बात तो साफ थी, कातिल बाहर से नहीं आया, वो उन्हीं के बीच है। तो ग्रुप में से 3 लोग, लोम्बार्ड, आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्लॉर, हिम्मत जुटाते हैं और कातिल को ढूंढने निकलते हैं। वो पूरा का पूरा आइलैंड छान मारते हैं, हर गुफा, हर चट्टान, पर कुछ नहीं मिलता। फिर वो घर का कोना कोना चेक करते हैं और अंत में उन्हें जो सच मिलता है वो बहुत डरावना है। इस आइलैंड पर उनके अलावा कोई भी नहीं है, यानी कातिल उन्हीं में से एक है। ये कंफर्म हो जाता है। खौफ बढ़ता जा रहा था और मौतों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगला नंबर था जनरल मैकार्थर का। वो समंदर किनारे अकेले बैठे मिलते हैं, हमेशा के लिए खामोश। किसी में पीछे से उनके सर पर जोर से वार किया था। फिर एक और सुबह और एक और लाश। इस बार बटलर मिस्टर रॉजर्स। वो सुबह सुबह लकड़ियां काट रहे थे जब एक कुल्हाड़ी से उनका काम तमाम कर दिया गया। गिनती अब 5 पर आ चुकी है। एमिली ब्रेंट डाइनिंग रूम में आराम से बैठी हुई मिलती हैं, जैसे दुआ मांग रही हो। लेकिन उनकी गर्दन में चुभी एक सिरिंज साफ साफ बता रही थी कि ये मौत भी नेचुरल नहीं, जहर से हुई है। अब सोचिए, जैसे जैसे लाशें बढ़ रही हैं, जिंदा बचे लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा बिल्कुल खत्म हो रहा है। डर और शक, यही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। अब ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, ये जिंदा रहने की एक डेस्परेट फाइट बन गई है। इसके बाद जो मौत होती है वो बड़ी अजीब और एकदम थिएट्रिकल है। जस्टिस वारगेव की वो जज वाली वेग और कपड़े पहने हुए मिलते हैं और उनके माथे पर ठीक बीच में गोली का निशान होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्हें सजाए मौत दी गई हो। टेंशन अब अपने पीक पर है, खासकर वीरा क्लेथोन और फिलिप लोम्बार्ड के बीच। वीरा को पक्का यकीन है कि लोम्बार्ड ही कातिल है और लोम्बार्ड को लगता है कि वीरा ही सबके पीछे है।
इस गेम में अब ट्रस्ट नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। और इसी सब के बीच डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अचानक गायब हो जाते हैं। बस गायब। तो बाकी लोगों को लगने लगता है कि शायद वही कातिल है और कहीं छुपकर अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। लेकिन फिर ब्लॉर की भी मौत हो जाती है। ऊपर वीरा के कमरे की खिड़की से एक भारी सी मूर्ति सीधे उसके सर पर गिरा दी जाती है। खेल खत्म। अब आखिर में बचे हैं सिर्फ 2 लोग, वीरा और लुम्बार्ड। बीच पर उनके बीच आखिरी फाइनल कन्फ्रंटेशन होता है। वीरा, जिसे अब कोई शक नहीं कि लुम्बार्ड ही कातिल है, उसे गोली मार देती है। और फिर सिर्फ एक जिंदा बचता है। जब पुलिस आखिरकार उस आइलैंड पर पहुंचती है तो उनके सामने क्या होता है? 10 लाशें और एक ऐसी पहेली जिसका कोई जवाब ही नहीं। ये केस शायद हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही रह जाता अगर एक मछुआरे को समंदर में बहती हुई एक बोतल न मिलती और उस बोतल के अंदर एक कन्फेशन। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, असली कातिल आखिर था कौन? जब सबके सब मर चुके हैं तो फिर कातिल कौन हो सकता है? उस बोतल के अंदर का राज सब कुछ बदल देता है। वो एक कन्फेशन लेटर था और कातिल कोई और नहीं बल्कि जस्टिस वारग्रेव। जी हाँ, वही जिसकी मौत सबसे थिएट्रिकल लगी थी। उसका मकसद, वो 2 चीजें चाहता था। एक ऐसा परफेक्ट मर्डर करना जिसे कोई सॉल्व न कर पाए, और 2 उन गुनहगारों को सजा देना जिन तक कानून कभी पहुंच नहीं पाया। प्लान के मुताबिक उसने डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की मदद से अपनी मौत का झूठा नाटक किया और फिर मौका देखकर आर्मस्ट्रॉन्ग को भी मार डाला। और आखिर में जब वीरा ने गिल्ट में आकर खुदकुशी कर ली तो वारग्रेव ने अपनी सुसाइड को भी इस तरह से स्टेज किया कि वो एक मर्डर लगे, ताकि उसकी परफेक्ट क्राइम वाली मिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए परफेक्ट बनी रहे। तो आखिर में हम इसे क्या कहें, एक परफेक्ट क्राइम या एक पागल इंसान का जुनून? ये सवाल जस्टिस और पागलपन के बीच की उस पतली सी लकीर पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है ना?